हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन। देखिए, हमें मालूम है कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी की जब हम बात करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। हमें मालूम है कि जब एफिशिएंसी की बात करेंगे तो सिंपली एफिशिएंसी क्या होती है डीसी मशीन की। एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर और डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, जितनी पावर हमने दी और जो पावर हमको लोड को डिलीवर हो रही है, इनपुट पावर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। और हमें मालूम है कि इनपुट पावर क्या होता है। इनपुट पावर होता है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस जो भी लॉसेज हैं, टोटल पावर लॉस, टोटल पावर लॉसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम उसको डिफाइन करें तो टोटल पावर लॉस क्या आएगा। टोटल पावर लॉस आता है डीसी मशीन में, टोटल पावर लॉस होता है, से हमने कहा इसको अगर हम पीटी से दिखाते हैं, पीटी से टोटल पावर लॉस दैट इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर प्लस पी आर, जहाँ पे स्मॉल पी आर ये क्या है, ये है रेजिस्टिव लॉसेस, दीज आर रेजिस्टिव लॉसेस। और ये या इसको हम बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉसेस, ठीक है। और पी आर क्या है हमारा, रोटेशनल लॉसेस है, ठीक है। पी आर क्या है, दिस इज द रोटेशनल लॉसेस, ठीक। तो रेजिस्टिव लॉसेस जो होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड, जो रेजिस्टिव लॉस है वो क्या कहलाते हैं, वो आपके कॉपर लॉस भी कहलाता है। द रेजिस्टिव लॉस इंक्लूड्स ऑल और सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस। तो इसमें हमने कहा कि पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। पी आर रेजिस्टिव लॉसेस को हम पी आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर ए आर ए प्लस आई स्क्वायर ए आर सी प्लस आई स्क्वायर एस एच आर एस एच और प्लस आई स्क्वायर एस सी सीरीज वाइंडिंग का आर एस सी, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। तो इसमें जब हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो अगर हम ये लिखेंगे कि से द एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी जनरेटर, तो आप इसको लिखिए द एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ये हो जाएगा ई। मान लीजिए हमने जनरेटर के लिए जी इस्तेमाल किया यहाँ पे, ये हो गया वी इंटू आई डिवाइडेड बाई वी आई प्लस पी आर प्लस पी आर, ये हो जाएगा पर यूनिट। और अगर यही चीज़ हम मोटर के लिए लिखेंगे तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि द एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी मोटर इज, क्या हो जाएगा, हमने लिखा ईटा एम, एफिशिएंसी हो गया इज इक्वल टू ओमेगा टी एम डिवाइडेड बाई ओमेगा टी एम प्लस पी आर और प्लस पी आर, ठीक है। जहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा आप जानते हैं स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ शेफ्ट इन रेडियन पर सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा। ओमेगा इज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ शेफ्ट इन रेडियन पर सेकेंड, और टीएम क्या है, आउटपुट टॉर्क एट द शेफ्ट ऑफ द मोटर। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं वेयर ओमेगा इज द स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन इन रोटेशन पर सेकेंड आरपीएस। और टीएम क्या हो गया, टीएम हो गया हमारा आउटपुट टॉर्क, आउटपुट टॉर्क एट द shaft ऑफ द मोटर, एट द shaft ऑफ द मोटर, ठीक है।
तो इस तरह से हम एफिशिएंसी किसी भी डीसी मशीन की निकाल सकते हैं, चाहे अगर डीसी जनरेटर है तो भी, और अगर डीसी मोटर है तो भी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा। नाउ वी कम टू द स्पीड ऑफ ए डीसी मशीन, कि डीसी मशीन की स्पीड कैसे निकालेंगे। तो नाउ वी राइट स्पीड ऑफ ए डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन की स्पीड कैसे निकालेंगे। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें ईएमएफ इक्वेशन पहले हम लोग कई बार उसको पढ़ते आए हैं। तो स्पीड हमें मालूम है कि ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है। द ईएमएफ ऑफ ए डीसी मशीन इज गिवन एज ई इज इक्वल टू एन पी फाइव जेड अपॉन 60 ए। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ से n के लिए निकालें तो यहाँ से n के लिए हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 60A। अब इसमें a क्या है, p क्या है, z क्या है, ये सब प्रीवियस वीडियोज़ में बताया जा चुका है। जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उनको क्लियर होगा, जो नए आए हैं वो प्लीज़ पिछली वीडियो रिफ़र कर लीजिए, जहाँ से डीसी मशीन शुरू हुई है वो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, टाइम आप लोगों का वेस्ट होगा। ठीक, तो ये हमने कहा n के लिए हम निकालेंगे तो ये आएगा 60A अपॉन पी जेड इंटू ई अपॉन 5। अब इसको मान लीजिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर हमने कहा कि n इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं ई अपॉन के 5, जहाँ पे k जो है मशीन, किसी मशीन के लिए कांस्टेंट होगा। तो हमने k बराबर पी जेड अपॉन 60A। अब देखिए इसमें क्या, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ ये आपकी रोटेशन की स्पीड और आर्मेचर। ठीक है, तो ये जो है किसी डीसी मशीन के लिए के की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जब कांस्टेंट होगी तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जो स्पीड ऑफ रोटेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5। ठीक है, इक्वेशन से ये क्लियर है कि द स्पीड ऑफ ए डीसी मशीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ ऑफ रोटेशन ई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल 5। तो ये चीज़ आपको स्पीड, मोटर की स्पीड के बारे में ये क्लियर हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, सिंस द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ ऑफ रोटेशन अप्लाइज इक्वली टू मोटर एंड जनरेटर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई है हमारी, ये जनरेटर के लिए भी स्टैंड करती है, सही है, और मोटर के लिए भी। यानी हमारा ये जो n इज इक्वल टू ई अपॉन के 5, ये डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों के लिए स्टैंड करती है। अगर हम ये कह दें, अगर हमने कहा कि लेट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज आर डिनोटेड बाय सफिक्स 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू हो जाएगा E1 अपॉन के 5 और n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 अपॉन के 5, ये आएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक रिलेशन ये आ जाएगा, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 इंटू 5 अपॉन 5। ये सीधा सीधा रिलेशन आ जाएगा अगर हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू में रिलेशन निकालना चाहें तो। अब इसके बाद स्पीड जब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है स्पीड रेगुलेशन। ठीक है, स्पीड रेगुलेशन। तो स्पीड रेगुलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड रेगुलेशन ऑफ ए डीसी मशीन इज डिफाइंड एज स्पीड रेगुलेशन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ द फुल लोड स्पीड। यानी कि स्पीड में जो चेंज होता है नो लोड से फुल लोड की तरफ जाने पे, और उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे फुल लोड स्पीड से, तो हमारा स्पीड रेगुलेशन निकल आएगा। तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पर यूनिट स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन इज इक्वल टू n नो लोड
माइनस एन फुल लोड डिवाइडेड बाई एन फुल लोड। ठीक, अगर परसेंटेज में आप इसको करना चाहें, ठीक है, तो परसेंटेज में ये आ जाएगा आपका एन अपॉन एन एल माइनस एन एफ एल डिवाइडेड बाई एन एफ एल इंटू 100। तो ये परसेंटेज में आ जाएगा स्पीड रेगुलेशन। यहाँ पे ये आपको मालूम है एन नो लोड, ये हो गया स्पीड एट नो लोड और ये हो गया स्पीड एट फुल लोड। तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि ए मोटर विच हैज़ नियरली कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू हैव ए गुड स्पीड रेगुलेशन। जो मोटर जो है कांस्टेंट स्पीड पे काम करती है, कांस्टेंट स्पीड पे, उस पे हम कहते हैं कि उसका स्पीड रेगुलेशन अच्छा है, इट हैज़ गुड स्पीड रेगुलेशन। क्लियर, ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आती है, वो भी आप पढ़ लीजिए, आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी मोटर एंड इंटरपोल। आर्मेचर रिएक्शन in a DC motor, in a DC motor and इंटरपोल्स। ठीक है, तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जनरेटर के केस में, फिर हम लोग यहाँ रिपीट करते हैं कि द आर्मेचर रिएक्शन इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फ्लक्स। इन केस ऑफ ए डीसी मोटर द रिजल्टेंट फ्लक्स इज स्ट्रेंथेंड at the leading pole tips and weakened at the trailing pole tips। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, हमको मालूम है कि जो आर्मेचर फ्लक्स है वो जो इफेक्ट डालता है मेन फ्लक्स पे, वही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। डीसी मोटर के केस में क्या होता है कि ये मतलब पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, मतलब ये और स्ट्रेंथन करता है और मजबूत करता है एट द लीडिंग पोल टिप्स। लीडिंग पोल टिप्स पे फ्लक्स और मजबूत हो जाता है और ट्रेलिंग पोल टिप्स पे फ्लक्स और वीक हो जाती है। ठीक, आर्मेचर रिएक्शन कॉजेज स्पार्किंग एट द ब्रशेज ड्यू टू डिले इन कम्यूटेशन। इंटरपोल्स आर प्लेस्ड in between the main poles in order to neutralize the effect of armature reaction in brush region and। इसको मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि देखिए जो मैंने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाया आपको डीसी जनरेटर केस में, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मोटर क्या होता है और इंटरपोल्स को क्यों यूज़ करते हैं। इंटरपोल्स को बेसिकली यूज़ करते हैं, इंटरपोल्स आर प्लेस्ड in between the main poles in order to neutralize the effect of armature reaction in brush region and minimize sparking at brushes। ठीक है, तो ये यूज होता है इसमें। और क्या होता है, मोटर इंटरपोल्स हैव ए पोलैरिटी अपोजिट टू दैट ऑफ द फॉलोइंग मेन पोल इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर। Since the interpoles are connected in series with the armature, the change in direction of current in the armature changes the polarity of the interpole। Hence, a DC machine that has correct interpole polarity when used as a generator will have the correct interpole polarity when used as a motor। So this was all about the armature reaction and interpoles। इसकी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है आर्मेचर रिएक्शन की, आप उसको रिफ़र कर लीजिए। ये टॉपिक भी आपका, और इंटरपोल क्या होते हैं ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जो इंटरपोल क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन पढ़ा है डीसी मशीन का, तो ये जो मान लीजिए सपोज कीजिए ये पोल्स हैं, सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। तो इनके बीच में यहाँ पे ये इंटरपोल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि आर्मेचर का जो रिएक्शन है उसको, उसके इफेक्ट को कम किया जा सके। ये ठीक, बाकी डिटेल आप वीडियो रेफर कर लीजिए, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, चीज़ें जो आज हम लोगों ने डिस्कस की है। ठीक है, डीसी मोटर के बारे में, उसकी एफिशिएंसी, स्पीड और स्पीड रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बारे में कुछ डाउट है, कुछ आपको क्लियर करना है, तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।